नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ, एक बार फिर आपके सामने कुछ बातें करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, गाडरवारा अधिवेशन में क्या हुआ यह आप भली भांति जानते हैं। इसके बाद बहुत तेजी से हलचल हुई। गाडरवारा अधिवेशन के बाद छिंदवाड़ा अधिवेशन, छतरपुर अधिवेशन और उसके बाद बैतूल अधिवेशन। एक ही संगठन द्वारा लगातार अधिवेशन किए गए और बैतूल अधिवेशन में एक संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन भी किया गया। अब उस संघर्ष समिति में कितने संगठन शामिल हैं और बाकी संगठनों को क्यों नहीं शामिल किया गया, इस विषय पर हम जानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे अनावश्यक विवाद पैदा होगा। हालांकि हितरक्षक संघ को इस संयुक्त संघर्ष मोर्चा में या समिति में कहें क्यों शामिल नहीं किया गया, इस संबंध में लगातार बहुत से हितैषी बंधुओं ने सवाल उठाए हैं, किंतु इन सवालों का कोई अधिकृत जवाब मिला नहीं है और अनौपचारिक रूप से कुछ आरोप भी हितरक्षक संघ पर लगाए गए। अब जिनका जवाब देना अनावश्यक विवाद पैदा करना है, इसलिए विस्तृत रूप से तो कोई जवाब देना उचित नहीं होगा। लेकिन यह जो भी हुआ है उसके कारण पेंशनर्स एकता में बाधा तो पहुंची है और आम पेंशनर्स के मन में एक असमंजस भी उत्पन्न हुआ है और थोड़ा सा उनका एक कहना चाहिए भरोसा पेंशनर्स के जितने संगठन हैं उन पर टूटा भी है, क्योंकि हर पेंशनर्स को पूरी वस्तुस्थिति मालूम नहीं है। वह तो यह चाहता है कि पूरे पेंशनर संगठन मिलकर पेंशनर हित में एक बृहत आंदोलन करें और हम उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं। लेकिन अब ठीक है, जो भी हो रहा है अब उसमें ज़्यादा हम अतीत में जाना नहीं चाहते, इसलिए अब वर्तमान में क्या है और आगे क्या होगा इस पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। स्टार्टिंग में अब एक हिसाब से आपको जो स्थिति निर्मित हो रही है उसके हिसाब से मैं ये बताऊंगा कि अब 3 फ्रंट बन गए हैं, या 3 मोर्चा कह लो या 3 धड़े कह लो, ये अलग अलग दिख रहे हैं। एक तो हो गया जो संयुक्त संघर्ष समिति बनी है, वह अपना कार्यक्रम चला रही है और अभी विस्तृत कार्यक्रम उनका आया नहीं है। सिर्फ ये है कि पदाधिकारियों का चयन हुआ है और बाकी अभी तो उनका कुछ विशेष कार्यक्रम आया नहीं है। मुख्यमंत्री जी को उन्होंने ज्ञापन अवश्य प्रेषित किया है। दूसरा जो कहना चाहिए धड़ा कह लो या एक फ्रंट कह लो, दूसरा है यूनाइटेड फोरम ऑफ पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉइज। यूनाइटेड फोरम ने भी पेंशनरों से संबंधित कुछ मांगें प्रमुखता से अपने ज्ञापन में रखी हैं और यूनाइटेड फोरम भी चूंकि पेंशनर्स को सदस्य बना रहा है, इसलिए यूनाइटेड फोरम को भी हम एक धड़ा या एक कहना चाहिए फ्रंट मानना जरूरी है। वह भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलाकर एक बृहत आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए और उसका क्रियान्वयन किया जाए। यूनाइटेड फोरम में मुद्दों के आधार पर हितरक्षक संघ भी समर्थन दे रहा है और जैसा भी उनका आगे कार्यक्रम आएगा उनके कार्यक्रम को देखते हुए हम अपने हितरक्षक संघ के जो भी प्रांतीय शाखा है और प्रदेश में अन्य शाखाएं हैं उनसे चर्चा करके उस पर अपना हम आगे जो भी कहना चाहिए हमको रुख होगा वह हम स्पष्ट करेंगे। तीसरा धड़ा या तीसरा फ्रंट वह है जो एक साथ तो अभी नहीं आया है, किंतु वह ऐसे संगठन जो संयुक्त संघर्ष समिति से बाहर रह गए हैं या जो यूनाइटेड फोरम के साथ में नहीं है, ऐसे अनेक संगठन हैं जो तीसरे धड़े के रूप में अपने स्वतंत्र रूप से अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हालांकि इनके बीच में एक दूसरे में अभी समन्वय का अभाव है, लेकिन कुल मिला के ये 3 मोर्चे हैं जो पेंशनरों हित में अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम चला रहे हैं। अब संयुक्त संघर्ष समिति का तो आपके सामने है ही
कार्यक्रम कि उनने ज्ञापन दिया हुआ है और आंदोलन की एक कहा गया है कि अगर आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो आंदोलन करेंगे, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा और कार्यक्रम और तिथि वगैरह अभी कोई सामने आई नहीं है। हितरक्षक संघ ने भी अपने जो गतिविधियां थी कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी थी कि संघर्ष समिति बन जाए तो उसके थ्रू अपनी गतिविधियां की जाएंगी, लेकिन संघर्ष समिति में क्योंकि हितरक्षक संघ को शामिल नहीं किया गया, इसलिए हितरक्षक संघ ने पुनः अपनी गतिविधियां जो प्रारंभिक तौर पे वो करनी थी वो आरंभ कर दी हैं और जो रूटीन गतिविधियां थी वो भी अपनी जारी हैं। इसमें भी हमने भी ये मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन तो क्या है, ज्ञापन तो हमारा दिया हुआ है। 24 नवंबर को ज्ञापन दिए थे। एसीपी महोदय जो थे भोपाल के, उनको प्रदर्शन के दौरान ज्ञापन दिया गया था। व्यक्तिगत तौर पर मैं और डॉक्टर शैलेंद्र व्यास जी और हमारे एक साथी डीके दुबे जी जाके मुख्यमंत्री महोदय को स्वयं ज्ञापन उनके हाथ में सौंप के आए थे 24 नवंबर 22 को ही। तो वही ज्ञापन हमारा स्टैंड है। उसमें से कुछ प्रमुख मांगे का उल्लेख करते हुए हमने मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित करते हुए, जिसकी प्रतिलिपियां ऊर्जा सचिव को, प्रमुख सचिव को और कंपनी के समस्त सीएमडी महोदय को और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो इस संबंध में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं भोपाल के, उनको हमने प्रतिलिपि देते हुए साफ साफ लिख दिया है कि अगर हमारी मांगे 1 महीने के अंदर हमारी मांगों पर चर्चा करने हेतु हम लोगों को बुलाया नहीं जाता या हमारी मांगों का निराकरण करने हेतु कोई सार्थक पहल नहीं की जाती तो हम 72 घंटे के नोटिस पे यानी 3 दिन पूर्व सूचना पे आंदोलन करेंगे। आंदोलन की तिथि हमने भी अभी डिक्लेयर नहीं की है, क्योंकि हमें दूसरे जो संगठन हैं, संयुक्त संघर्ष समिति और यूनाइटेड फोरम किस तरह से अपना आंदोलन कर रहे हैं उसकी प्रतीक्षा है, क्योंकि हम किसी का विरोध करना नहीं चाहते और ना ही विरोध कर रहे हैं। ना हमने अपने शाखाओं को या हमारे सदस्यों को या जो हमारे सहयोगी हैं या जो किसी और संगठन में रहते हुए भी हमको पसंद करते हैं, हमको सहयोग करते रहते हैं, समर्थन देते रहते हैं, किसी को भी हमने किसी भी अन्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में भाग ना लेने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। हमने उनके विवेक पे छोड़ दिया है कि किस तरह के आपको किससे सहयोग करना है, समर्थन करना है। आप अपना हित समझें। जो पेंशनर्स हित में काम करता दिख रहा है ईमानदारी से और जिसके साथ में जाने से आपको ऐसा लगता है कि हम इनके साथ खड़े होंगे तो पेंशनरों की मांग पूरी करने हेतु हमारा जो एक संकल्प है वो पूरा होता दिख रहा है, तो उसके साथ आप लोग सहयोग करें। हमारा किसी से विरोध है और ना होगा। कोई भले हमारा विरोध करते रहे, लेकिन हमारा तो ये स्टैंड अभी फिलहाल है। आगे फिर जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अब देखिए, विधानसभा चुनाव के बारे में अभी बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। यह सही है कि पिछला चुनाव जो हुआ था वो नवंबर में चुनाव हुआ था, लेकिन सरकार ने जो कार्यभार ग्रहण किया था वो जनवरी में कार्यभार ग्रहण किया था। तो वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल है वो जनवरी तक चलने वाला है। लेकिन चूंकि पिछला चुनाव नवंबर में हुआ था, इसलिए क्या चुनाव नवंबर तक कराना जरूरी है, ये भी अभी कोई बहुत क्लियर नहीं है। सिर्फ मध्य प्रदेश अकेले का चुनाव नहीं है, और भी बहुत से प्रदेशों के चुनाव हैं। तो चुनाव कब होना है और कब आचार संहिता लगना है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्पष्टता भी है नहीं। किंतु मोटे मोटे तौर पर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर नवंबर में चुनाव होते हैं तो लगभग उसके 1.5-2 महीने पहले आचार संहिता लगती है। तो इस हिसाब से हम देखें कि अपने पास अगस्त 2023 तक का समय है, या थोड़ा बहुत और लें तो 15 दिन और लेके अपन ये मान के चलते हैं कि 15 सितंबर तक का अपने पास समय है कि इसके पहले आप कोई बड़ा आंदोलन भोपाल में अवश्य करें। कोई भी संगठन करे, संघर्ष समिति करे, यूनाइटेड फोरम करे या हितरक्षक संघ करे। हितरक्षक संघ ने भी अपनी पूरी तैयारी करके रखी है कि अगर कोई नहीं करता है या किसी और संगठन द्वारा ईमानदारी से आंदोलन नहीं किया जाता है तो हितरक्षक संघ जितना भी उसका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को लेकर ही आंदोलन करेगा। और उसने अपने आंदोलन का जो नोटिस है उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि हमारा आंदोलन होगा पॉलिटेक्निक चौराहा से। पॉलिटेक्निक चौराहा भोपाल में मुख्यमंत्री आवास से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे स्थित है
और वहीं से मुख्यमंत्री निवास जाने का रास्ता है। तो अगर हम आंदोलन करेंगे तो मुख्यमंत्री निवास तक जाने का हम प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारा आंदोलन होगा वो पॉलिटेक्निक चौराहे से प्रारंभ होगा। हम पॉलिटेक्निक चौराहे में एकत्रित होंगे और वहाँ भाषणबाजी वगैरह ज़्यादा हम उस पर जोर नहीं देंगे। वहाँ जो चौराहे के किनारे किनारे या तो मानव श्रृंखला बनाई जाएगी या वहाँ जैसे भी अगर जगह की व्यवस्था होगी और कानून इजाज़त देगा, पुलिस वाले ज़्यादा अत्याचार हम लोगों पे नहीं करेंगे, तो हम वहीं इकट्ठे होकर नारेबाजी करेंगे और फिर मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करने का प्रयास करेंगे और हर संभव कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर हम अपनी समस्याएं से उन्हें अवगत कराएं और उनसे कोई निर्णय करने की अपेक्षा करें। क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को सिर्फ हमारा संगठन ही नहीं, यूनाइटेड फोरम भी लगातार पत्र लिख रहा है, हितरक्षक संघ ने भी लगातार पत्र लिखे हैं, मुख्यमंत्री महोदय को लिखे हैं। उनके जो प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष रस्तोगी जी, उनको लगातार पत्र लिखे हैं। हमारे जो प्रमुख सचिव ऊर्जा मंत्रालय के श्री संजय दुबे जी हैं, उनको लगातार हमने पत्र लिखे हैं। तो लगातार पत्र लिख के हम चर्चा का उनसे समय मांग रहे हैं कि कम से कम हम लोगों से आप चर्चा तो करो। कितनी मांगें पूरी हो सकती हैं, कितनी नहीं हो सकती हैं, जब तक आप हमसे चर्चा नहीं करोगे, आप हमारी समस्याओं से अवगत नहीं होगे, हम समस्याओं से आपको अवगत कराते हुए आपकी जो समस्याओं के समाधान में जो अड़चनें आ रही हैं सरकार की पक्ष हम जब तक नहीं जानेंगे, जब तक कैसे आगे बात बढ़ेगी। एक डेडलॉक सा बना हुआ है और जिसके कारण पेंशनरों में लगातार आक्रोश बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब चूंकि चर्चा के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अब मजबूरी हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा और हमारे आंदोलन की रूपरेखा तो बड़ी स्पष्ट है कि पॉलिटेक्निक चौराहे में एकत्रित होंगे पेंशनर, वहां से मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। यदि हमको रोका गया तो अब चूंकि हम लोग वृद्ध हैं, मतलब उम्र से भी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई हम लोगों की, शारीरिक रूप से भी हम उससे सक्षम रह गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हमें मुख्यमंत्री निवास तक जाने दिया जाए और मुख्यमंत्री जी से मिलकर हमें चर्चा करनी दी जाए। हमारा प्रयास रहेगा। अब आगे फिर अब जैसा भी होगा वो आगे आपके सामने आएगा। अब चलिए, ये आंदोलन की बात हो गई। मेरा तो ये है कि देखिए, अब इसमें आंदोलन में सबसे बड़ा रुकावट जो है, अभी किसी भी संगठन की पूरी तैयारी है नहीं। शार्ट नोटिस पे अगर आप आंदोलन करोगे, देखिए आज 20 के तारीख के लगभग मतलब हो गई है, 19-20 जून का आपका मतलब ये मई का समय निकल गया है और 10-15 जून से आपकी बरसात शुरू हो जाती है। या तो अगर आंदोलन कोई संगठन कर रहा है तो वो 15 जून के पहले आंदोलन कर ले। अब वो आंदोलन कितना बड़ा होगा और कितना सफल होगा, कितनी तैयारी है उसकी, वो तो वही संगठन जाने। लेकिन फिलहाल ये है कि इतने शॉर्ट नोटिस में आंदोलन कितना सफल हो पाता है, इसमें एक थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। लेकिन अगर 15 जून तक आंदोलन नहीं किया गया तो फिर आपके बाद बरसात शुरू हो जाएगी। जून जुलाई अगस्त तक आप आंदोलन कर नहीं पाओगे, क्योंकि आने जाने में बाहर से जो पेंशनर आएगा उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी और ये संभव भी नहीं है कि इतने बरसात में आप आंदोलन कर पाएँ। ट्रैफिक का प्रॉब्लम रहता है, आने जाने का प्रॉब्लम रहता है। तो फिर आंदोलन कब किया जाए? मैं तो यही कह रहा हूं कि हमारा तो अभी फिलहाल ये है कि 15 जून तक को हितरक्षक संघ की तैयारी 15 जून तक नहीं है। अगर करेंगे भी तो छोटा मोटा हम भोपाल स्तर पे एक आंदोलन भले कर लें, लेकिन प्रादेशिक स्तर पे आंदोलन 15 जून तक हितरक्षक संघ तो कर नहीं पाएगा। अगर कोई और संगठन करता है और हमें लगता है कि ये आंदोलन अच्छा होगा और इसमें पेंशनर भारी तादाद में इकट्ठे होंगे, तो हम भी उसको समर्थन देंगे। और अब वो सामने वाले संगठन के ऊपर निर्भर है कि वो हमारा संगठन समर्थन किस तरह से लेना चाहता है। वरना हम एक आम पेंशनर की तरह, अगर हमको लगेगा तो उसमें प्रदर्शन में हम भाग भी लेंगे और दर्शक दीर्घा में आम पेंशनरों की तरह हम बैठेंगे और वो संगठन जिस तरह से क्रियान्वयन करेगा उस कार्यक्रम का, उसमें हम अपनी सहमति देंगे। यूनाइटेड फोरम भी अगर कुछ करता है तो उसमें भी हम इसी तरह के अपनाएंगे। यूनाइटेड फोरम में चूंकि थोड़ा सा हम लोगों को एक हितरक्षक संघ को
अच्छा मतलब एक कहना चाहिए रिस्पांस दिया जाता है इसमें, इसलिए हम लोग उसमें ज़्यादा सक्रियता पूर्वक अपना समर्थन भी देंगे, उनको सहयोग भी करेंगे और उनका आंदोलन को भी सफल बनाएंगे। हमारा जो रहेगा, अगर हमको आंदोलन करना पड़ा हितरक्षक संघ को, तो जैसा कि हमने बताया कि भोपाल स्तर का या आसपास एक क्षेत्रीय स्तर का प्रदर्शन तो हम कर सकते हैं एक आध महीने के अंदर, लेकिन जो प्रादेशिक स्तर का हमारा जो एक विचार बन रहा है प्रदेश स्तर का एक आंदोलन करने का, तो या तो हम 3 सितंबर को आंदोलन करेंगे या 10 सितंबर को आंदोलन करेंगे, क्योंकि इसके लिए तैयारियां बहुत करना पड़ेगी, मौसम भी देखना पड़ेगा हमको, और विधानसभा चुनाव की आचार संहिता ना लगे उसके पहले हमारा आंदोलन हो जाए और सरकार को 2-4 दिन सोचने का, उस पर निर्णय लेने का समय मिल सके। हालांकि क्या है कि इतना ज्ञापन दे चुके हैं हमारी मांगों से, वो पूरी तरह परिचित हैं और उनको क्या करना है ये भी उनका माइंड सेट है, लेकिन फिर भी हम इसलिए ये है कि शॉर्ट पीरियड में भी वो निर्णय ले सकते हैं, ये हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए हितरक्षक संघ अपने सहयोगी संगठनों के साथ में, या सहयोगी जो भी हमारे अन्य संगठनों में भी हमारे जो समर्थक हैं, सहयोगी हैं, और आम पेंशनर्स की आत्मा की आवाज़ पर अगर कोई आप पेंशनर्स हमारा साथ देना चाहते हैं तो सभी पेंशनर्स को लेकर, या अन्य संगठन भी और हमको साथ देना चाहते हैं उन सबको लेकर खुले दिल से हम एक आंदोलन करेंगे, लेकिन वो 3 सितंबर या 10 सितंबर को ही हो पाएगा, ये हमारा अभी विचार है। और फिर जैसा भी कार्यक्रम जो अन्य संगठनों का आता है तो वो फिर देखते हैं हम उस चीज़ में। अब एक चीज़ अंत में और है जो मतलब एक बड़ी आशा जगाती है, पेंशनरों में आशा जगा दी गई है कि यार हम आंदोलन करेंगे तो हमारी मांगें पूरी होंगी ही। इस संबंध में मैं बड़ा स्पष्टवादी हूँ और इसी कारण कई लोग मेरे से नाराज रहते हैं कि मैं बड़े स्पष्ट तौर पर साफ साफ जो वस्तु स्थिति है उसका बखान कर देता हूँ। मैं किसी को झूठे आश्वासन नहीं देता, कोई झूठी बातें करता नहीं हूँ, और ना ही कोई ऐसा प्रोपेगंडा करता हूँ कि नहीं आपकी मांगें तो हम पूरी करा ही देंगे, आपकी मांगें तो अब पूरी होने वाली हैं। तो मैं वास्तविक के धरातल पे जो यथार्थ बातें हैं वो मैं करने का आदी हूँ और स्पष्टवादी हूँ। अब इसमें किसी को ये लगता है कि यार ये मतलब निराशा पैदा करते हैं और ये तो ऐसा करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, जो भी इनके मन में रहता है वो सब कहते रहते हैं, तो मैं उसकी परवाह करता नहीं हूँ। मैं अपने मन में जो रहता है दिल से मैं बातें आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आप लोगों को वो चीज़ें पसंद भी आती हैं, क्योंकि किसी को आप मतलब क्या है कि गुमराह करके अपना संगठन ज़्यादा दिन चला नहीं सकते। जो वास्तविकता है अगर आपको नहीं बताई जाएगी तो आपके मन में जो बहुत ज़्यादा उम्मीद जग जाती है वो उसके बाद निराशा ही पैदा करती है। तो इसलिए अभी आप वास्तविकता से परिचय हों, इसका मैं प्रयास करता हूँ। तो देखिए मांगें तो अपनी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा मांगें हैं, लेकिन प्रमुखता से अपनी मांग जैसे कि गाडरवारा में तो सिर्फ एक सूत्री मांग की गई थी कि पेंशन को शासकीय ट्रेजरी से गारंटी दी जाए। मैंने इसको थोड़ा सा विस्तार कर दिया था कि मांगे वही रहेंगी, लेकिन टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट शब्द का इस्तेमाल करने के लिए मैंने बोला था कि टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट के अंतर्गत या टर्मिनल बेनिफिट्स में जितनी भी सुविधाएं आती हैं, मुख्य तौर पर उसमें यह है कि पेंशन हो गई, महंगाई राहत हो गई, चिकित्सा सुविधा हो गई, और अन्य सेवांत लाभ यानी रिटायरमेंट के बाद आपको जो भी पैसा मिलता है, जिसमें मतलब आपका कहना चाहिए कंपटीशन आप पेंशन हो गई, आपके लीव इनकेशमेंट हो गया, तो ये सब का पेमेंट शासकीय ट्रेजरी से करने की मांग की जाए। ये थोड़ा सा मैंने वहाँ संशोधन कराया था और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया था। इसके बाद अभी जो एक ज्ञापन दिया गया है उसमें यूनाइटेड फोरम का जो ज्ञापन है उसमें और हमारे ज्ञापन में और संघर्ष समिति के ज्ञापन में जो प्रमुख डिमांड है वो कॉमन है कि भाई शासकीय ट्रेजरी से पेमेंट किया जाए, और यूपी का जो एक कहना चाहिए यूपी ने जो लागू किया हुआ है, अपना एक योजना लागू की हुई है, उसी को अडॉप्ट कर हमारे मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह शासकीय ट्रेजरी से विद्युत पेंशनरों को पेंशन और टर्मिनल बेनिफिट ट्रस्ट के अंतर्गत जो भी पेमेंट आते हैं वो सब किया जाए। ये कॉमन मांगे तीनों के एजेंडा में है। इसके बाद कुछ में ज़्यादा मांगे हैं, कुछ में कम हैं। मैंने मुख्यतः अपने नोटिस में 5 मांगे रखी हैं, उसमें भी 3 मांगे प्रमुख हैं और 2 मांगों के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। दूसरा मुद्दा हो गया डीआर का, कि हमको केंद्रीय दर और तिथि से डीआर दी जाए।
तीसरा मुद्दा हो गया हमारे हेल्थ इंश्योरेंस कराने का। चौथा मुद्दा जो है उसमें हो गया है आपका कि पुराना एरियस जो 27 महीने का और 32 महीने का छठवें वेतनमान 7वें वेतनमान का है वो एरियस दिया जाए, और एक अनुभाग अधिकारी संवर्ग की जो ग्रेड पे है वो संशोधित की जाए। ये 5 मांगे तो मैंने अपने मांग पत्र में रखी है। इसके अलावा भी अब बहुत सी मांगे कई संगठन ने रखे हैं कि पेमेंट कम्यूटेशन का टाइम पे किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। तो कुल मिला के अब वो ठीक है, लेकिन इसमें मैं मतलब 5 ही 6 मांगों पे चर्चा करूंगा और 5-6 मांगों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये मांगे आपकी पूरी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। जिन मांगों को हम जब सबसे ज़्यादा कठिन समझ रहे हैं उन मांगों को पूर्ति कराना सबसे ज़्यादा सरल है। पहली मांग जो हमारी है कि शासकीय ट्रेजरी से टर्मिनल बेनिफिट्स में जितनी चीज़ें आती हैं उसका पेमेंट शासकीय ट्रेजरी से किया जाए। ये मांग की पूर्ति कराना सबसे सरल है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा निर्देशों का हेर फेर करना है सरकार को। बाकी ना सरकार का इसमें पैसा खर्च करना है ना किसी का कुछ होना है। सिर्फ ये है कि एक जो अभी ये है कि कंपनियां डायरेक्ट बैंक को पेमेंट करती हैं या खुद भी पेमेंट करती हैं और पेंशनरों को बैंक के माध्यम से पेमेंट होता है, या कई जगह कंपनी खुद भी पेमेंट करती है। इसके स्थान पे अब कंपनियां क्या है कि बैंक को पेमेंट करने की जगह ट्रेजरी को पेमेंट करेंगी और ट्रेजरी के माध्यम से फिर अपने को पेमेंट हो जाएगा विद्युत पेंशनरों को। तो सिर्फ हाथ बदलना है, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें हेर फेर करना नहीं है। यूपी का जो एक मॉडल है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और बड़ा स्पष्ट है और बड़ा अच्छा मॉडल है। सरकार को भी इसमें परेशानी नहीं होनी है, विद्युत कंपनियों को भी परेशानी नहीं होनी, नियामक आयोग किसी को भी परेशानी होना नहीं है। तो ये मांग बड़ी आसानी से पूर्ति कराई जा सकती है, बशर्ते कि इसे शासन के समक्ष बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। दूसरी जो मांग है वो भी डीआर की मांग है कि भाई केंद्रीय दर से और महंगाई राहत का भुगतान हम लोगों को विद्युत पेंशनर को किया जाए। तो ये मांगे भी आसानी से पूर्ति कराई जा सकती है। कारण इसका यह है कि महंगाई राहत में हमको जो खर्च करती हैं कंपनियां, वो विद्युत टैरिफ से पैसा वसूल करके खर्च करती हैं और टैरिफ एडवांस में सैंक्शन होता है। पिछले जो सैंक्शन हुआ था पिछले वर्ष का वो 37% तक का सैंक्शन हुआ था, हमको 33% अभी मिल रहा है, यानी 37% तक का पैसा कंपनियों के पास आ चुका है। अभी जो इस साल के लिए किया है वो 46% डीआर तक का किया है, यानी कि जो भी पैसा आएगा वो 46% तक डीआर का कंपनियों के पास आ जाएगा। तो इसमें शासन को पैसा तो देना नहीं है और कंपनियों के पास पैसा एडवांस में आ रहा है, तो फिर विद्युत पेंशनरों को पेमेंट करने में कठिनाई क्या है। हमको पहले इसी तरह पेमेंट मिलता था, केंद्र सरकार के आदेश होते थे और हमारे आदेश हो जाते थे, राज्य के बाद में होते रहते थे। तो ये पॉइंट भी समझाना सरकार के लिए बहुत आसान होगा कि आप इसको भी लागू कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 मांगें तो आपकी पूर्ति होने में कोई मेरे को ज़्यादा दिक्कत समझ में नहीं आ रही। सभी संगठन सही तरीके से रिप्रेजेंट करें तो जो सबसे ज़्यादा कठिन लग रही है वो सबसे आसानी से पूर्ति हो सकती है। तीसरी जो मांग है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस की भी मतलब चाहें तो कंपनी अलग से हेल्थ इंश्योरेंस करा सकती हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्य शासन जो योजना बनाए उसी के अनुरूप हम लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। हमारा डिपार्टमेंट अलग है, हाई रिस्क के डिपार्टमेंट है, स्वायत्तपूर्ण डिपार्टमेंट है। कंपनियों को पूरे पावर हैं कि वो अपने नियम कानून बना सकती हैं, अपने हिसाब से कर्मचारियों के लिए या पेंशनरों के लिए जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा सकती हैं। ऊर्जा सचिव का उनमें रोल रहता है, क्योंकि ऊर्जा सचिव इन सब कंपनियों के हेड हैं, इसलिए ऊर्जा सचिव की कंसेंट से ये सब लागू किया जा सकता है। लेकिन इसमें राज्य सरकार द्वारा कोई किया जाएगा तभी हम करेंगे, ये कोई बाध्यता नहीं है। तो यह चीज़ भी समझाई जा सकती है। और नहीं तो राज्य सरकार भी जैसा कि बोल रही है, काफ़ी दिनों से उनका प्रपोजल भी चल रहा है कि भाई हम कर रहे हैं तो करेंगे तो अपना भी हो जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस का भी हमें लग रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा कठिन ये मांग है नहीं। अब लेकिन जो मांगे अपन सोच रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए, वो मांगे के लिए मैं क्लियर बतलाऊंगा आपको कि जैसे 27 महीने और 32 महीने का एरियर्स जो पुराने पेंशनर हैं 6वें वेतनमान और 7वें वेतनमान का चाह रहे हैं, उसमें पेंच क्या है ये अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखिए 27 महीने का एरियर्स के बारे में पेंशनर एसोसिएशन, विद्युत मंडल की जो पेंशनर एसोसिएशन है, उसने 2008 में केस लगाया था हाई कोर्ट में।
और 14 साल बाद 2022 में, जनवरी 2022 में उसका निर्णय आ चुका है और पेंशनर एसोसिएशन इसका केस हार चुकी। मतलब आप पॉइंट समझना कि 8 साल, मतलब 2008 में केस लगा, 14 साल बाद उसका फैसला आया और वो केस 27 महीने का जो एरियर्स वाला केस है वो पेंशनर एसोसिएशन हाई कोर्ट से हार चुकी है। अब ऐसी स्थिति में जब हाई कोर्ट से आप हार चुके हो, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट अगर सही तरीके से केस नहीं हो पाया है, जो भी कारण रहे हों, मैं उसमें ब्लेम नहीं करता कि पेंशनर एसोसिएशन ने गलत किया, अच्छा किया तो उन्होंने केस लगाया था, लेकिन अब हार चुके हैं। लेकिन चूंकि इसलिए राज्य सरकार आपकी मांग मानेगी और इसी आधार पर वो 32 महीने को भी रिजेक्ट कर देगी कि भाई अब हाई कोर्ट ने आपको मना कर दिया है। और फिर ये सिर्फ विद्युत पेंशनरों को एरियर्स देने का मामला नहीं है, इसमें राज्य पेंशनरों को भी एरियर्स देना है। तो राज्य पेंशनरों को एरियर्स देना है, विद्युत पेंशनरों को एरियर्स देना है, ये इतना आसान आपका है नहीं। तो 27 महीने और 32 महीने के एरियर्स की मांग आप करते रहें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आशा ना रखें, ये मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। अब आपको इसमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। इसी तरह एक चीज़ और है कि अनुभाग अधिकारी की ग्रेड पे संशोधन की मांग। विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ या संगठन नहीं बना था, तब भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कम 3 साल पहले से ये मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। दूसरे संगठन में जब मैं शामिल था तब उनके संगठनों के माध्यम से भी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाता रहा है और बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट कराए हैं, अपने मुख्यमंत्री को दिए हैं, ऊर्जा मंत्री को दिए हैं, ऊर्जा सचिव को, मतलब बहुत ज़्यादा करस्पॉन्डेंस इसमें किया गया है। और इसका नतीजा ये हुआ था कि जो हमारी पावर मैनेजमेंट कंपनी है उसने रिकमेंड करके भी, मतलब हम लोगों के फेवर में यह रिकमेंड करके कि अनुभाग अधिकारी संवर्ग की ग्रेड पे शासन के अनुरूप बढ़ाई जा सकती है, इसको जस्टिफाई करके ऊर्जा मंत्रालय में अपना प्रपोजल भेज दिया था। ये बहुत कम लोगों को मालूम है ये चीज़, लेकिन चूंकि मैं लगातार इस मांग के पीछे भिड़ा रहता हूँ और मैंने आरटीआई से जो दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं उनसे निकल के ये बात सामने आई है कि हमारे जो कहना चाहिए पावर मैनेजमेंट कंपनी, जो हमारी होल्डिंग कंपनी है, सबकी कंपनियों का मतलब जो ये देखती है, तो वो उसने अनुशंसा सहित ऊर्जा मंत्रालय को पहुंचा दिया था, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। ये आरटीआई से मैंने दस्तावेज पूरे निकलवा लिए हैं और मैं आपको इस संबंध में एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ। खुशखबरी मतलब ऐसी नहीं है कि हमारी मांग पूरी हो गई है, लेकिन खुशखबरी इस मायने में कहना चाहता हूँ कि एजेंडा में ये मांग तो शामिल है, लेकिन चूंकि ऊर्जा मंत्रालय से ये रिजेक्ट हो चुकी है, इसलिए शासन इसको पुनर्विचार करके मान लेगा, इसकी बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं है। इसलिए इस पे पिटीशन लगाने की पूरी तैयारी हो गई है। हाई कोर्ट में मैंने पूरे दस्तावेज एक अधिवक्ता महोदय जबलपुर के हमने एंगेज कर लिया है और उन्हें पूरी दस्तावेज मैंने अनुभाग अधिकारी संवर्ग ग्रेड पे से संशोधन से संबंधित जो भी आरटीआई से प्राप्त किए थे, अन्य हम लोगों ने लगाए हुए थे, वो पूरे दस्तावेज 80-90 पेज के मैंने अधिवक्ता महोदय को सौंप दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही हाई कोर्ट में इस संबंध में हमारा पिटीशन दायर हो जाएगी और जितने दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं, और चूंकि पावर मैनेजमेंट कंपनी की रिकमेंडेशन है, जस्टिफाई किया हुआ है उस रिकमेंडेशन को, तो बहुत ज़्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी ये मांग पूरी हो जाएगी। अब आगे निर्णय तो हाई कोर्ट को करना है, हो सकता मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन अब इसको हमने क्या है कि सरकार ने चूंकि इसको रिजेक्ट कर चुका है, इसलिए हमारे लिए कोर्ट का ही विकल्प बचा था, इसलिए हम कोर्ट में इसको पिटीशन को दायर करने वाले हैं और शीघ्र ही, मेरे ख्याल से इस महीने के अंत तक, उम्मीद है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है क्योंकि पिटीशन तैयार करने में और फिर उसको थोड़ा सा फाइनल करने में मैं भी उसको देखूंगा, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी वैकेशन भी चल रहा है, लेकिन शीघ्र ही शीघ्र ये पिटीशन अनुभाग अधिकारी संवर्ग ग्रेड पे के संशोधन से संबंधित हाई कोर्ट में आपके जबलपुर बेंच में लग जाएगी। तो ये कुछ 5 जो मुख्य मांगे हैं इस संबंध में मैंने इसमें चर्चा की है। बाकी आगे जो अन्य मांगे हैं वो तो ये है कि मांगे कम, समस्याएं ज़्यादा हैं कि टाइम पे आपको पेमेंट नहीं हो रहा है,
तो उसके सिलसिले में भी क्या है कि अब अपन उस पर कानूनन अगर गौर करें तो कानूनन रूप से हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं या उस पर हम कार्रवाई कर नहीं पाते हैं। जैसे कंपटीशन वाली बात है, कंपटीशन के रूल्स का मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया है और मैं आपको बताऊं कि कंपटीशन के संबंध में 2 क्वेश्चन लोकसभा तक उठ चुके हैं। बहुत से संगठनों ने करस्पॉन्डेंस किया है इसमें, बहुत सा उसमें किया है और लोकसभा में 2 तरह के क्वेश्चन उठे हैं। एक जो ये ब्याज लेते हैं 8% के दर से आपसे, अभी मतलब इतना ज़्यादा ब्याज लेके आपकी जो रिकवरी शुरू हुई है उसको कम करने के लिए कहा गया है। तो लोकसभा में क्लियर कह दिया गया है कि हम ब्याज रेट कम नहीं करेंगे, क्लियर उन्होंने बोल दिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए कि कंपटीशन में जो रेट चल रहा है 8% के हिसाब से रिकवरी का वो कम होएगा। दूसरा ये है कि एक्ट में कहीं प्रावधान, कंपटीशन से संबंधित नियमों में कहीं प्रावधान है नहीं कि आपको ब्याज दिया जाएगा। लोकसभा में इस संबंध में भी क्वेश्चन उठ चुका है और लोकसभा में उन्होंने कह चुका है कि भाई ये कंपटीशन करना कोई कर्मचारियों के लिए आवश्यक नहीं है, कर्मचारी की स्वेच्छा पे है, कोई उस पर दबाव नहीं है। कर्मचारी वर्तमान नियमों के अंतर्गत यदि कंपटीशन लेना चाहता है तो ले, अन्यथा ना ले, हम इसमें ब्याज नहीं देंगे। कंपटीशन में ब्याज देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस नियम का फायदा कंपनियां उठा रही हैं, इसलिए वो आपको कंपटीशन का पेमेंट सबसे ज़्यादा लेट कर रही हैं और आप उन पर ब्याज क्लेम कानूनन तो नहीं कर सकते, तो इसलिए वो आपको पेमेंट जब कर रही हैं उनकी दया माया पर निर्भर है। आप उसमें दबाव डालते रहें, मांग आपकी है, ठीक है, उसमें बहुत, लेकिन वस्तु स्थिति ये है। तीसरी चीज़ हो गई ग्रेजुएटी का पेमेंट। तो ग्रेजुएटी का पेमेंट तो ठीक है कि ग्रेजुएटी का पेमेंट अगर आपको समय पे नहीं करते हैं तो उसमें ब्याज का प्रावधान है, लेकिन इसमें कुछ लोगों ने केस भी करे थे। कमिश्नर, जो कहना चाहिए लेबर कमिश्नर के इधर से आर्डर भी हो चुके थे, लेकिन इस पर कंपनी ने किसी मामले में स्टे ले चुका है हाई कोर्ट से और उसकी सुनवाई अभी पेंडिंग है। तो उस हाई कोर्ट के स्टे के बहाने वो कंपनी टाइम पे ग्रेजुएटी का पेमेंट नहीं कर रही हैं और आपके किसी भी तरह के कोई आवेदन पे वो स्टे है कह के आपके कोई प्रतिक्रिया आपको देती नहीं है कि भाई हमने तो स्टे ले चुका है इसलिए ब्याज हम अभी नहीं देंगे, कोर्ट में विचाराधीन है। तो वो ग्रेजुएटी का पेमेंट भी टाइम पे नहीं कर रही हैं। एक चीज़ और आती है कि श्रम कमिश्नर भी एक नया उसमें पॉइंट देते हैं कि कर्मचारी रिटायर हुआ, उसको ग्रेजुएटी का पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसने ग्रेजुएटी पेमेंट करने के लिए आवेदन कब किया। होता क्या है कि ग्रेजुएटी पेमेंट नहीं मिल रहा, आदमी बोलता रहता है कि हमको पेमेंट टाइम पे नहीं मिल रहा, टाइम पे नहीं मिल रहा, टाइम पे नहीं मिल रहा, लेकिन वो कोई आवेदन अपने ऑफिस में नहीं लगाता, सिर्फ संगठनों को बताता रहता है। संगठन भी बोलते रहते हैं कि हमको पेमेंट नहीं मिल रहा, इसको पेमेंट नहीं मिल रहा, उसको पेमेंट नहीं मिल रहा, लेकिन कानूनन ये है कि जिसको पेमेंट नहीं मिल रहा उसको एक आवेदन अपने जहाँ से रिटायर हुआ है उस ऑफिस में लगाना चाहिए कि मेरे को ग्रेजुएटी का पेमेंट आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे ब्याज का भुगतान किया जाए। उस आवेदन की प्राप्ति तिथि से लेबर कमिश्नर ने यह कहा है कि उस जब आवेदन की प्राप्ति तिथि से आपको ब्याज दिलाया जाएगा। तो क्योंकि आवेदन नहीं लगते हैं इसलिए ब्याज का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये स्थिति है और बाकी बहुत सी समस्याएं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। तो कुल मिला के निष्कर्ष स्वरूप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विद्युत पेंशनर हितरक्षक संघ सबके साथ आने के लिए तैयार है, हमारी तरफ से कोई अवरोध नहीं है। किसी अन्य संगठन को या उनके ग्रुप को हितरक्षक संघ को शामिल करने में आपत्ति है। उसका कारण यह है कि मेरे द्वारा जो भी गतिविधियां चलाई जाती हैं, जो भी भाषण दिए जाते हैं, जिस तरह का पत्राचार किया जाता है या जिस तरह से हितरक्षक संघ को समर्थन मिलता है, तो उनसे उनकी कुछ नाराजगी है। तो उनकी नाराजगी उनकी जगह है। मैं तो अपना जो भाई एक मेरा ये सीधा सीधा ये है कि भाई जब तक मैं यूनियन में सक्रिय रहूँगा, ईश्वर मुझे मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से सक्षम रखेगा और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तब तक मैं हितरक्षक संघ की गतिविधियां चलाऊंगा। और जिस दिन ऐसा लगेगा कि हितरक्षक संघ अप्रासंगिक हो गया है या आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो फिर ठीक है, मैं सोचूंगा उस बारे में। फिर बहुत ज़्यादा ऐसा मेरा कोई नहीं है कि मेरे को नेतागिरी करना है। तो अब उसमें
कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा हर संगठन से सहयोग रहेगा। उसमें देखेंगे हम कि किस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस आधार पे हम आपको समर्थन और सहयोग देते रहेंगे। किसी भी पेंशनरों को, हमारे किसी भी सदस्य को या किसी भी शाखा को, किसी भी पेंशनर को हम किसी भी तरह से मना नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से वे स्वतंत्र हैं। उन्हें जहां अच्छा लगता है, जो संगठन के साथ खड़े होने में उन्हें अच्छा लगता है, समर्थन देने में अच्छा लगता है, वे उन्हें सहयोग कर सकते हैं। क्योंकि अंतोगत्वा हमारा जो उद्देश्य है हितरक्षक संघ का, वो ये है कि किसी भी तरह पेंशनरों की जायज मांगों की पूर्ति हो। तो अब यही है। तो आंदोलन की रूपरेखा आने दीजिए। जो भी संगठन आंदोलन करेगा उस पर हम लोग सहयोग करेंगे, या अगर हमको हितरक्षक संघ को आंदोलन करना होगा तो हमने जैसा कि बताया है कि एक हम क्षेत्रीय स्तर पे एक आंदोलन करेंगे भोपाल में, आसपास के लोगों को बुलाएंगे। और नहीं तो इसके बाद जो मैंने प्रस्तावित किया है कि 3 सितंबर को या 10 सितंबर को प्रादेशिक स्तर पे एक आंदोलन करने का विचार किया जाएगा, तो उस पर भी रूपरेखा मैं शीघ्र ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। और फिर हम उस हिसाब से तैयारी करके, पर्याप्त तैयारी करके उस आंदोलन को करेंगे। तो मैं आप लोगों को सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं और यही अपील करता हूं कि भले संगठन एक ना हो पा रहे हों, आप अपने स्तर पे एकता बनाएं, सभी अन्य पेंशनरों को सक्रिय रखें। और जो भी आंदोलन होता है, अगर ईमानदारी से आपको ये लगता है कि नहीं ये आंदोलन अच्छा हो रहा है, इसके पीछे उद्देश्य अच्छा है और इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है या किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा इसमें मतलब कहें परोक्ष अपरोक्ष रूप से नियंत्रण नहीं किया जा रहा है, तो आप उस आंदोलन में शामिल हों और संघर्ष को सफल बनाएं। हितरक्षक संघ के साथ भी आप जुड़े रहें, उसको सहयोग करते रहें। किसी अन्य संगठन में भी हैं, बने रहें। हमारा संगठन ने कभी किसी को यह नहीं बोला कि आप हमारे संगठन में आके ज्वाइन करें, हमारे संगठन के सदस्य बने या कहीं हमारी शाखाएं बनाएं, या किसी और की शाखा को तोड़कर हमने अपनी शाखा कहीं नहीं बनाई है। हमारा बार बार ये उद्देश्य रहा है कि अगर हितरक्षक संघ का काम आपको पसंद आएगा तो आप हितरक्षक संघ को परोक्ष या परोक्ष जैसा भी होगा आप सहयोग करेंगे और करते हैं। और मैं आप लोगों के ही मतलब ताकत के पीछे या ताकत के कारण अपनी गतिविधियां चला पा रहा हूं, इसलिए आप लोग सहयोग बनाए रखें। और आपकी स्वेच्छा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हितरक्षक संघ से जुड़ना चाहिए तो आप हितरक्षक संघ से जुड़ें। कहीं शाखा बनाना है तो आप लोग शाखा बनाइए, आपको पूर्ण स्वायत्तता रहेगी। और ये है कि किसी को तोड़ फोड़ के, किसी को मतलब कहना चाहिए जबरदस्ती किसी को अपने पर्सनल संबंधों को दुहाई देके मैं कहीं अपनी शाखा बनाना नहीं चाहता। जो जहाँ है स्वेच्छा से अपना काम करते रहें, लेकिन पेंशनर हित में काम करें, पेंशनरों की एकता बनाए रखें। बस यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत, जय।